नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको लेकर सभी सियासी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार के साथ साथ नामांकन का सिलसिला भी तेज है। बुधवार को प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गजों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। 12 सितंबर को नामांकन करने की आखिरी तारीख है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने सिरसा विधानसभा क्षेत्र से रोहतास जांगड़ा, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही अब तक घोषित उम्मीदवारों की संख्या 86 हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपनी छठी लिस्ट जारी की है। इस तरह केजरीवाल की पार्टी ने अभी तक 89 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने अभी तक 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा था, मगर इनेलो और जेजेपी दलित आधार वाले दलों के साथ हाथ मिलाकर किंग मेकर बनने की जुगत में है। इनेलो ने मायावती की बसपा के साथ गठबंधन कर रखा है। जेजेपी चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी यानी असपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है। इनेलो और बसपा मिलकर चुनाव लड़ रही है। सीट शेयरिंग के तहत 53 सीट पर इनेलो चुनाव लड़ रही है, तो 37 सीट पर बसपा किस्मत आजमा रही है। इसी तरह जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच सीट बंटवारे में 70 सीट पर जेजेपी और 20 सीट पर एएसपी के चुनाव लड़ने का प्लान है। बीजेपी से विधानसभा टिकट न मिलने के बाद आदित्य चौटाला ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने इनेलो का दामन थाम लिया है। इनेलो प्रमुख अभय चौटाला ने आदित्य को पार्टी में शामिल कराते ही डबवाली विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी बना दिया। इसी तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी के कई बागी नेताओं को प्रत्याशी बनाया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आपसे उनका परिचय करा देते हैं। इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल हमारे साथ हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजय कुमार जी चर्चा का हिस्सा हैं। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, आखिर लिस्ट में इतनी देरी क्यों? आज नामांकन की आखिरी तारीख है। हेलो कृष्ण जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आज नामांकन की आखिरी तारीख है, लिस्ट जारी होने में काफी देर नहीं हो गई? देखिए, ऐसा है, हमारी कोई देरी नहीं है। तो हमारे तमाम सीटों के ऊपर जो 53 सीट पर जो है कि इंडियन नेशनल लोक दल जो है कि चुनाव लड़ रही है और 37 पर जो है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। और आज हमारे तमाम नामांकन जो है कि वो पूरे हो जाएंगे और अभी हमारा लिस्ट कुछ अभी आउट किया है और कुछ अभी थोड़ी देर के अंदर जो है कि पूरी की पूरी लिस्ट जो है कि वो आउट हो जाएगी। जी, रामराजी शर्मा जी, उम्मीदवारों को तो मैदान में उतार दिया है, अब आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमारी पार्टी ने उम्मीदवार मैदान में उतारे और जिस तरह से खुले जनता जनाब उनका आशीर्वाद हमारे को मिल गया है, उनकी कृपा से केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। हमारे को आशा ही पूर्ण उम्मीद भी है कि जनता जनार्दन जो भगवान का रूप होती है, उनकी कृपा से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि काम बोलता है, जनता ने केंद्र की सरकार का भी काम पसंद किया है और हमारी प्रदेश की सरकार का भी काम पसंद किया है। और हम और पार्टियों की तरह ठगी थोड़ी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, काट की अंडे नहीं चढ़ाते। काट की अंडे एक बार चढ़ सकती आगे नहीं चढ़ेगी। और हमारे प्रदेश की जनता ने तय करना है, उनको देश को, हमारे प्रदेश को तोड़ने वाली सरकार चाहिए या जोड़ने वाली चाहिए। जिस तरह से उनके नेता राहुल गांधी जी विदेश में जाकर हमारी देश विरोधी ताकतों से मिलकर हमारे देश विरोधी बयान देते हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात कहते हैं, तो इससे ये साफ साफ जाहिर है
वह उनकी नीयत में खोट है। ये दाल में काला है और दाल में काला नहीं है तो दाल ही काली नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा तो ये पूरे हिंदुस्तान में बहुत भारी रिएक्शन है और तमाम दलित संगठन, एससीबीसी संगठन, एससीबीसी समाज उनके विरोध को उतर आया है और धरना प्रदर्शन करने लग रहे हैं उनके खिलाफ। और जिस तरह से सिख समाज के बारे में उन्होंने जो अपशब्द बोले हैं तो ये भी मैं समझता हूं भाई ठीक नहीं है। और एक जो हमारा देश विरोधी है वो सिख संगठन चला रहा है, उसमें राहुल गांधी का समर्थन करना ये दर्शाता है भाई ये सिर्फ हमारे देश विरोधी काम देने के लिए, देश विरोधी ताकतों से मिलने के लिए वहां गए हैं। जबकि यहाँ चुनाव चल रहे हैं, वो वहां मौज ले रहे जाके। तो कांग्रेस प्रवक्ता से मैं मांग करूंगा मैं इस बारे में भी स्पष्टीकरण दे। उन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, बहनों के खाते में 8,500 रुपए महीना आएंगे। खटाखट फटाफट जिस तरह से खटाखट फटाफट वाले मैं समझ रहा हूँ बहने उनको पीछे थोड़ी गारंटी कार्ड दे गए और खटाखट फटाफट वाले भागे फिर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये काट की हंडी एक बार चटनी भी चट गई और जनता ने ठान लिया है। जैसे केंद्र में सरकार हमारी बनाई है, प्रदेश में भी हमारी सरकार बनेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा हमने 58 साल में ओबीसी समाज से सीएम दिया। भाई कांग्रेस ने क्यों नहीं एससीबीसी समाज से सीएम तेरा डिक्लेयर किया और पहले क्यों नहीं बनाया? अगर नहीं बनाया तो आप क्या सीएम तेरा एससीबीसी समाज को डिक्लेयर करेंगे? नहीं करेंगे तो इससे ये साफ साफ जाहिर होता है भाई एससीबीसी समाज के ये घोर विरोधी हैं। और विरोधी तो है जैसे ये एक दलित की बेटी की आत्मा और उनकी आत्मा रो रही है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। वो कह रही है चिल्ला के अरे भाइयों मैं केंद्र में मंत्री रही हूँ, मेरे बाप मेरे पिताजी केंद्र में मंत्री रहे, 4-5 बार मैं सांसद रही और मैं क्या नाम है सबसे वरिष्ठ नेता हूँ। मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी महिला की और दलितों की आवाज को दबाया जा रहा है। मैं दलित की बेटी हूँ, क्या मैं सीएम के काबिल नहीं हूँ? क्या मैं एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकती हूँ? जबकि हमारा एक दलित का बेटे ने एक इच्छा जाहिर करी थी जो एमपी राज्यसभा है, बल्कि एमपी राज्यसभा हेम पोस्ट होती है। हमने फिर भी उनकी भावनाओं की कदर करते हुए उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। आज वो हमारे एमएलए कैंडिडेट हैं इकराना से कृष्ण पवार जी। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से केंद्र में सरकार ने हमारा काम करा, हमारे जो हमारे ऐसे काम करे हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमने धारा 370-35 हटेगी, ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, आर्थिक दृष्टि से हमारा देश मजबूत होगा, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होंगे और विदेश में हमारा डंका बजाएगा। जिस तरह से विदेश में हमारी भाग जमी है, यूक्रेन और रशिया में दोनों ने रिक्वेस्ट किया कि मोदी जी आप भगवान का रूप हो, आप इसको रुकवा सकते हो इस युद्ध को। इटली के प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट किया है कि मोदी जी आप सक्षम हो, आप इसको रुकवाइए इस युद्ध को। तो जिस तरह से विदेश में हमारा डंका बज रहा है, हमारी भाग जम रही है, ये अपना आप में उदाहरण है और ये मोदी है तो मुमकिन है। और जिस तरह से शर्मा जी आपके पास वापस आएंगे, फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोल कर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वाह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। संजय कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए चर्चा के बीच में ही कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 2 उम्मीदवारों के नाम हैं। अभी भी 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित होना बाकी हैं। क्या इस पर गठबंधन की अटकलें तेज हो रही हैं? देखिए जो 2 नाम
अभी अटके हुए हैं वो भी आपको 1-1.5 घंटे के अंदर जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और जहां तक ये है ना फायरवर्क्स की बात कि कैसे चुनाव लड़ा, ये आपको 16 तारीख के बाद और क्लियर होगा जब विड्रॉल वगैरह हो जाएंगे, और तब निश्चित तौर पर बहुत सारे कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे जो राष्ट्र हित में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे, और कुछ जो है वो दूसरे आरोप लगा के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे। हमारा जैसे पहले हमने प्री प्लान किया हुआ था, हम उसी तरह से चल रहे हैं, और हमारे जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आज शाम तक आपको आ जाएगी। जी कृष्ण जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, अब नामांकन की आज आखिरी तारीख है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस में 50-50 का मुकाबला रहा। अब विधानसभा चुनाव में आप मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है कैसा रहेगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव जो है कि वो राष्ट्र का था, और लोकसभा चुनाव के दौरान जो है कि जो नेशनल राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, और ये चुनाव जो है कि विधानसभा का चुनाव है, इसमें क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो होते हैं। और जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष तक जो शासन किया, और जो जनता दुखी है, और जो जनता के हितों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने भी जो है कि काफी लंबे समय तक जो है कि शासन किया है, और जनता जो है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से दुखी है, और जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष के अंदर जनता जो है वो अपना मत का प्रयोग कर जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर जो है कि वो सरकार बनाने का काम करेगी। और यहाँ पर आज इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी, किसान और कमेरा वर्ग जो है, जो कभी भी जो है कि पूंजीपति पार्टियां की बात नहीं करती, और ना ही इनके पक्ष के अंदर कोई आर्थिक नीति तैयार करती है। लेकिन जब जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर रही है, तो वो किसान और कमेरे वर्ग के पक्ष के अंदर नीतियां तैयार करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। आज बुढ़ापा पेंशन है, आज लोगों को जो है कि वो मिल रही है, चौधरी देवीलाल जी की देन है। चाहे वो ग्रांट देने की बात हो, चाहे वो छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है कि लोकल गवर्नमेंट यानी सरपंचों को, जो स्थानीय हमारी सरकार होती है, जो पंचायतें होती हैं, उनको मजबूत करने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय के अंदर किया गया। और आज तो जो है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जो है सरपंचों को जो है कि पीटा जाता है, और जो इनको तंग किया जाता है, तो ऐसा हमारे शासन में नहीं होता। और जब अब की बार जो हमारा शासन होगा, और हम लोगों को जो है कि अच्छे जो है कि काम करके जो है कि वो दिखाएंगे, जैसा कि रोजगारों को रोजगार देना, और जो बेरोजगारों को रोजगार देना, और जो बेरोजगार साथी रहेगा तो उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देकर के जो है कि उनका सम्मान करना, बुजुर्गों की जो है कि 7,500 रुपये पेंशन जो है वो देना, ओपीएस स्कीम को यानी प्रायोरिटी पर जो है कि वो लागू करना, क्योंकि कांग्रेस ने इसको बंद करने का काम किया 2006 के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लागू करने का काम नहीं किया। तो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार जब इस हरियाणा प्रदेश के अंदर होगी, सबसे पहले जो है कि ओपीएस स्कीम को जो है कि वो लागू किया जाएगा, और जो गैस सिलेंडर है उसको फ्री देने का काम जो है कि हमारी सरकार करेगी। और देवीलाल आवास योजना के तहत जो है गरीबों को 100-100 गज के प्लाट और मकान बना करके जो है कि मुफ्त मुहैया उनको कराया जाएगा। और महिलाओं को रसोई को चलाने के लिए जो है कि प्रति माह 1100 रुपये जो है कि उनको देने का काम जो है कि हमारी सरकार जो है कि वो करने का काम करेगी। और जो आज स्मार्ट मीटर जो लोगों की सिरदर्दी बने हुए हैं, और बड़ा पैमाने पे जो बिजली का बिल आता है, तो इनको बंद करके जो है और नए तरीके से जो है कि बिजली जो है कि सस्ती मुहैया कराने का हम काम करेंगे। और जो पोर्टल सिस्टम जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जो चला हुआ है, और पोर्टल से जो है कि किसान भी दुखी है, और जो नौकरी पाना भी जो है कि बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको तुरंत प्रभाव से जो है कि वो बंद कर दिया जाएगा। जी संजय जी, बीजेपी इस वक्त सत्ता पर काबिज है, ऐसे में 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी मजबूत होना चाहिए। बीजेपी को कितने नंबर देंगे? देखिए, मैं तो काफी मार्क्स नहीं दूंगा, और आपने बात बिल्कुल सही की
बीजेपी ने 10 साल जो है वो शासन किया हरियाणा में। लोगों ने ये तय करना है कि उनके स्लोगन में और एग्जीक्यूशन में कितना जो है वो फर्क है। उनके स्लोगन नो डाउट बड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना ही पुअर रहा है। लोगों ने ये भी जो है उनके सामने, अब तो हर पार्टी कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकती कि जी हम सत्ता में नहीं रहे हैं इसलिए आपने हमें आजमाया नहीं है। बीजेपी भी सत्ता में रही है, कांग्रेस भी सत्ता में रही है, इनेलो भी सत्ता में रही है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, वो भी आसपास के राज्यों में सत्ता में रहे हैं। उनकी करनी और तकनी में कितना फर्क है, ये लोग जो है आज की डेट में एक मैच्योर डेमोक्रेसी है वो देखेगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जो है वो 2/3 से कहीं ज्यादा मेजॉरिटी लेकर जो है वो सत्ता में आएंगे। क्लेम सब करते हैं, हम भी क्लेम कर रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता जो है वो सारे को नफा नुकसान तौल के हमें अपना आशीर्वाद जो है वो देगी। जी रामराजी शर्मा जी, तो आपने सुन लिया, कांग्रेस और इनेलो दोनों ही प्रवक्ता हमलावर हैं, स्लोगन में और एग्जीक्यूशन में फर्क बता रहे हैं। देखो, ये इनका अपना आकलन है। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी चाहे गीता के मंत्र बोलो वो भी इनको झूठे नजर आएंगे। तो ये तो अपना अपना कहने का तरीका होता है। तो जो जनता जो भगवान का रूप है, जनता कितने नंबर देती है, हमारे तो जनता के ऊपर है, और जनता ने हमारे को नंबर दे दिए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले जिस पार्टी का 10 साल शासन होता था, अगली बार वो पार्टी साफ हो जाती थी। और तीसरी बार जिस तरह से जनता ने हमारे को प्यार, आशीर्वाद, दुलार दिया और केंद्र में हमारी सरकार बनाई, ऐसे ही हरियाणा में भी जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी। और हरियाणा का इतिहास भी रहा है, जो पार्टी केंद्र में सत्ता में आती है उसी पार्टी को प्रदेश की जनता सत्ता में लाती है। और मैं आपको बताना चाहूं, जैसे ही आप पहले हमारा मजाक उड़ाते थे, अगर आपके फलाने वहां 2-4 बंदे हमारे छोड़ गए थे, वो छोड़ गया, वो छोड़ गया, इन्होंने 20-20 हजार की पर्ची काट के फार्म भरवाए हैं। और इनका आवेदन शुल्क रखा है प्रत्येक फार्म का 20,000। और 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, 90 में से 100-150 हर विधानसभा क्षेत्र से फार्म भर रखे हैं। क्योंकि हर एक की चाहत होती है, आजा भाई आजा, 20,000 में टिकट मिले, आजा ले आजा टिकट कटा भाई, ले 20,000 भर दे। तो जिस तरह से इन्होंने फार्म भरवाए हैं, और 20,000 वाले टिकट तो एक को मिलनी है, 20,000 वाले इनका क्या इलाज करेंगे वो समय बताएगा, आप देख लेना। दूसरा, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया भाई, ये SC-BC के विरोधी हैं। राहुल जी का बयान आ लिया, वो तो अपना आप में क्लियर भी हो गया, उसमें मोहर भी लगी जो हम हर एक उस पर हम बोलते हैं। और 58 साल में, जैसे हम हर टीवी डिबेट पर आपको बताते हैं, 58 साल में हमने OBC समाज से सीएम बनाया। इन्होंने SC-BC 13 क्यों नहीं आज तक सीएम बनाया? SC-BC समाज से इनका शासन रहा है। दूसरा, क्या SC-BC समाज से सीएम 13 डिक्लेयर करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो इससे साफ साफ जाहिर होगा भाई SC-BC समाज के विरोधी हैं। तीसरा, ये हिसाब मांगने चले हैं। अरे मेरे भाई, हिसाब मांगने के काबिल होगा वही तो हिसाब मांग सके है। बेईमान आदमी जो अपना हिसाब लगो रखा, और क्या हिसाब मांगेगा जनता से? क्या हमारे से हिसाब मांगेगा? क्या जनता के सामने हिसाब मांगेगा? जनता तो सीता है, जनता तो भगवान का रूप है, जनता देख रही है। अरे तुम इस काबिल तो हो, पहले अपना तो हिसाब दे दो 10 साल का मेरे भाई। क्या सस्ते भाव में आपने जमीन नहीं अड़पी किसान की? सेक्शन 4-6 का नोटिस संभाल के बताइए आप, अगर नहीं अड़पी हो तो बताइए। क्या आपने सस्ते भाव में किसान की उपज नहीं खरीदी? आपने उसका क्या नाम है, किसान की उपज का भाव क्यों नहीं दिया भाई? किसने रोका था? किसान की उपज का इन्होंने भाव नहीं दिया। MSP के आधार पर इन्होंने जमीन नहीं खरीदी। MSP पे हमने MSP पर हम सभी फसलें खरीद रहे हैं, और आज किसान की जमीन का बिना किसान की इजाजत के कोई नहीं अड़प सकता। क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, और उन्होंने खुद भी किसानी करी है, और लट लेकर खुद किसान के साथ खड़े हैं। दूसरा, इन्होंने नौकरियों में जो धांधली करी, नौकरियों में जो गड़बड़ करी, मुख्यमंत्री के क्षेत्र से बाहर के बच्चे तो इन्होंने नौकरियां नहीं लगाए।
अरे क्या मैं आपसे बताना चाहूंगा, क्या मुख्यमंत्री से बाहर के बच्चे, निवासी हल्कों के बच्चे मेरिट में नहीं होते? वो हिसाब देंगे। आज हमारी सरकार में मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी, को चपरासी नहीं लिखा था, क्लास वन अच्छा लग रहा है, ये हमारी सरकार करी है, ये महाराज सिंह सैनी सरकार करी है। और हिसाब मांगने चले हैं। एमएसपी पे इन्होंने फसल क्यों नहीं खरीदी? इन्होंने 1-2 रुपए के चेक इनके प्राकृतिक आपदा में इनके टाइम आते थे, ऐसा क्यों करा? ये हिसाब दें। एससीबीसी समाज का इन्होंने सीएम क्यों नहीं बनाया? ये हिसाब दें। अरे हिसाब मांगने तो चले मेरे भाई, हिसाब तो दो। इनके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। ठेकेदारी इनके टाइम में क्या होता था, मुख्यमंत्री अपने खेतों को हर डिपार्टमेंट में ठेकेदार अपॉइंट कर लेता था, और वो ठेकेदार पैसे लेता और दो महीने में 4 महीने में उसको हटा देता, उसको कर्मचारी को, ना उसका पीएफ ईएसआई जमा कराता, ना उसको तनख्वाह देता, फिर 2-4 महीने में फिर हटा देता, फिर पैसे लेता। ठीक है, कृष्ण के पास आना चाहेंगे। देखिए कृष्ण जी, इनेलो बसपा के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, लेकिन जेजेपी और एएसपी भी एकजुट है। उधर कांग्रेस और बीजेपी भी दमदार प्रदर्शन करती हुई हमेशा से नजर आई है। कितना चुनौती भरा रहेगा? देखिए, जेजेपी का जहां तक सवाल है, जेजेपी ने जो है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जो है कि वो शासन के अंदर रही है, और जो लूट जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी ने की है कि जनता उसका बदला अवश्य लेगी, क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान जो है कि शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, फर्जी रजिस्ट्री घोटाला हुआ, फर्जी आईडी घोटाला हुआ, नगर निगम का घोटाला हुआ। लेकिन आज इनसे जो है कि जनता जवाब मांग रही है। और जब किसानों का आंदोलन था, और किसानों के आंदोलन के समय के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने जो है कि आंदोलन जीवी का करार दिया कि किसान जो है कि आंदोलन जीवी है। लेकिन 700 मौतें होना ये हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए, देश के लिए जो है कि एक नुकसान का जो है कि एक लक्षण है कि जो किसान इस पूरे देश को जो है कि अन्न पैदा करके उनको खिलाने का काम करता है, उनका जीवन चलाने का काम करता है। और जब किसान सड़कों के ऊपर थे तो जेजेपी के जो नेता थे वो किसानों को कहते थे ऐसा कुछ नहीं है और ये कभी बदले नहीं जाएंगे। और अब मैदान के अंदर आकर के जो कि किसानों के हितैषी बनते हैं, किसानों को जो है कि अच्छी प्रकार से जानते हैं, और किसान उनको जो है कि किसी भी विधानसभा के अंदर जो है कि घुसने नहीं देंगे। और जेजेपी जो है और जो इनका गठबंधन है वो किसी भी विधानसभा की जीत का मुंह जो है कि वो देख नहीं पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि मिलकर के जो है कि 10 वर्षों तक जो है कि इस हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया है। आज बहुत सी शिकायतें हैं, बहुत सी आरटीआई लगी है, लेकिन ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। इनके अधिकारी बड़ा पैमाने पे फर्जी बिल बना करके जो है तैयार करके और स्थानीय नेताओं को पैसे देने का काम जो है कि इनके अधिकारी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है कि ये मिली है, लेकिन आरटीआई की जब आरटीआई लगाई जाती है तो ठीक है कृष्ण जी, समय का अभाव है, रोकना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। चुनावी मैदान में पूरे दमखम से उतर गए हैं, जनता के बीच प्रचार प्रसार का जोर शोरों से कर रहे हैं। तो वहीं नामांकन का आज आखिरी दिन है। अब देखना होगा कि जनता का भरोसा किसके साथ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।